हेलो फ्रेंड्स। सी लैंग्वेज सीखने की इस सीरीज़ में हम देख रहे हैं लेक्चर 2 का पार्ट 1। आज हम पढ़ेंगे आइडेंटिफायर्स। सी लैंग्वेज भी किसी नेचुरल लैंग्वेज की तरह है। जैसे हम हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज सीखते हैं, बिल्कुल उसी तरह से सी लैंग्वेज भी हमें सीखनी है। नेचुरल लैंग्वेज दो इंसानों के बीच में कम्युनिकेशन का ज़रिया होती हैं, जबकि कंप्यूटर लैंग्वेजेस इंसान और मशीन के बीच के कम्युनिकेशन का ज़रिया होती हैं। हालांकि ये वन वे कम्युनिकेशन होता है। इंसान मशीन से कहना चाहता है कि उसे क्या करना है, यानी मशीन वही काम करेगी जो इंसान ने कहा है। तो भाषा माध्यम होती है विचारों को व्यक्त करने की। तो सी लैंग्वेज भी एक भाषा है जिसमें हम अपने विचार व्यक्त करेंगे मशीन को। जब आपने हिंदी या इंग्लिश सीखना स्टार्ट की थी, याद करिए आप जब नर्सरी में थे, फर्स्ट क्लास में थे, KG 1 में थे, उस दौर में आपने सबसे पहले क्या सीखा था? क्या ऐसा हुआ था कि आप पहले दिन स्कूल गए और स्कूल जाते ही आपसे टीचर ने बोला कि चलो निबंध लिखो, ऐसे लिखो? ऐसा तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि अभी तो हमें लैंग्वेज आती ही नहीं है। तो पहली स्टेज तो यही रही होगी कि उन्होंने आपको बेसिक लेटर सिखाए होंगे, इंग्लिश में अल्फ़ाबेट सिखाए होंगे और हिंदी में आपको वर्णमाला सिखाई होगी। बिल्कुल ऐसे ही सी लैंग्वेज भी सीखना स्टार्ट करनी होगी। मान के चलिए आप नर्सरी में हैं और सबसे पहले आपने सीखा बेसिक लेटर्स ऑफ सी लैंग्वेज। ये बेसिक लेटर्स कुछ और नहीं, वही सिंबल्स हैं जो आप कीबोर्ड पर देखते हैं। A से Z तक लेटर्स, चाहे वो कैपिटल में हो या स्मॉल में हो, 0 से 9 तक डिजिट्स, कुछ स्पेशल सिंबल्स। अगली क्लास में आपने सीखा होगा शब्द बनाना। हिंदी में आप उसे शब्द बोलते थे, इंग्लिश में आप उसे वर्ड बोलते थे, सी लैंग्वेज में इसी को आप आइडेंटिफायर बोलते हैं। आइडेंटिफायर यानी आपके प्रोग्राम में जो आप बहुत सारी लाइंस लिखते हैं, हर लाइन में कुछ शब्द लिखते हैं, एक एक शब्द आइडेंटिफायर है। ये शब्द उनके मीनिंग के आधार पे कैटेगराइज किए गए हैं, उनके काम करने के आधार पे कैटेगराइज किए गए हैं। और इन कई कैटेगरीज में से अभी हम सिर्फ 3 कैटेगरी की बात करेंगे: कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड्स। जब हम ये तीनों चीज़ें पढ़ लेंगे तो हम मान के चलेंगे कि हमने शब्द बनाना सीख लिया। एक बार जब शब्द बनाना आ जाए तो अगली स्टेज होती है सेंटेंस बनाना। पर इंग्लिश में आप सेंटेंस बोलते हो, हिंदी में आप उसे वाक्य बोलते हो, सी लैंग्वेज में या किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसे इंस्ट्रक्शन बोला जाता है। सी लैंग्वेज में समझने के लिहाज से जितनी लाइंस आप लिखते हो वो 4 में से ही कोई एक प्रकार की होती है। ये लाइंस या तो डेटा टाइप डिक्लेरेशन इंस्ट्रक्शन होती है, या इनपुट आउटपुट इंस्ट्रक्शन होती है, या अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन होती है, या कंट्रोल इंस्ट्रक्शन होती है। एक बार जब आप इंस्ट्रक्शन बनाना सीख जाते हैं तो आप बनाने लगते हैं प्रोग्राम। आज की क्लास का हमारा ऑब्जेक्टिव रहेगा कि पहले देखते हैं कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, फिर देखेंगे कीवर्ड्स क्या होते हैं। कांस्टेंट, एनी इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड कांस्टेंट। कांस्टेंट की एक डेफिनेशन आपने मैथ्स फिजिक्स में भी पढ़ी होगी, जिसकी वैल्यू चेंज नहीं होती है, जो चेंज नहीं होता दैट इज कॉल्ड कांस्टेंट। लेकिन सॉफ्टवेयर के नज़रिए से जरा इसको हम अलग तरीके से डिफाइन करने की कोशिश करेंगे। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका एक ही मकसद होता है, इंफॉर्मेशन को मैनेज करना। अगर आप ATM के सॉफ्टवेयर की बात करें तो वो आपसे आपके बैंकिंग ट्रांजैक्शन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा है। यदि आप अपने मोबाइल में फ़ोन बुक सॉफ्टवेयर के बारे में बात करें, जो जिसमें लोगों के नाम और नंबर सेव होते हैं, तो वो सॉफ्टवेयर फ़ोन नंबर्स और नाम को मैनेज करने की कोशिश कर रहा है। इस तरीके से हर सॉफ्टवेयर किसी ना किसी इंफॉर्मेशन को मैनेज कर रहा होता है। ये इंफॉर्मेशन ही कांस्टेंट कहलाती है। तो आप कांस्टेंट बोलें, इंफॉर्मेशन बोलें, डेटा बोलें, एक ही बात है। कांस्टेंट्स 2 तरह के होते हैं, यानी जितनी तरह की इंफॉर्मेशन हमें मिलती है उनको हमने समझने के लिए 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: प्राइमरी कांस्टेंट्स एंड सेकेंडरी कांस्टेंट्स। प्राइमरी कांस्टेंट्स को फर्दर 3 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: इंटीजर, रियल और कैरेक्टर।
जबकि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स की कई कैटेगरीज हैं: एरे, स्ट्रिंग, पॉइंटर, यूनियन, स्ट्रक्चर, एन्यूमरेटर। सबसे पहले हमें प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स ही समझना है, सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स हमें काफ़ी बाद में जाके समझना है। इंटीजर कांस्टेंट क्या है? एक ऐसा कांस्टेंट एक जो कि नंबर है और ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट नहीं लगा। फॉर एग्जांपल -55 ये एक इंटीजर कांस्टेंट है, 25 ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है, 0 ये भी एक इंटीजर कांस्टेंट है। यानी एक ऐसा नंबर जिसमें पॉइंट ना लगा हो उसको हम इंटीजर कांस्टेंट कहते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाएंगे किसी ना किसी तरह की इंफॉर्मेशन को तो हम मैनेज कर ही रहे होंगे। प्रोग्रामिंग करते वक्त हमें सबसे पहले ये समझना होता है कि जिस इंफॉर्मेशन को हम मैनेज कर रहे हैं वो इंफॉर्मेशन किस तरह की है, यानी उसका नेचर क्या है। जैसे हमको लगा कि हमें किसी व्यक्ति की एज को मैनेज करना है, तो एज क्या है? एक इंटीजर वैल्यू। तो हमें समझ में आ रहा है कि कोई भी सॉफ्टवेयर बनाते वक्त जिस इंफॉर्मेशन को हमें मैनेज करना है वो एक कांस्टेंट है, और वो कांस्टेंट या तो इंटीजर होगा या रियल होगा या कैरेक्टर होगा या सेकेंडरी कांस्टेंट्स में से कोई एक होगा। रियल कांस्टेंट्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें पॉइंट लगा होता है, जैसे 21.4 या 3.56 -0.065, ये सभी रियल कांस्टेंट्स हैं। 2.0, अब कई लोगों को ये लगता है कि पॉइंट के बाद 0 है तो इसमें और 2 में कोई फ़र्क नहीं है। हाँ, मैथ्स में फ़र्क नहीं है, लेकिन सी लैंग्वेज के अंदर 2 लिखना और 2.0 लिखना अलग अलग बातें हैं, क्योंकि इसको हैंडल करने में अलग अलग कोड चलता है, अलग अलग तरीके से इसको हैंडल किया जाता है। तो 2 अगर लिखेंगे तो वो कहलाएगा इंटीजर कांस्टेंट, 2.0 लिखेंगे तो वो कहलाएगा रियल कांस्टेंट। कैरेक्टर कांस्टेंट क्या है? कोई भी सिंबल जिस पे सिंगल कोट्स लगाओ, जैसे ए के ऊपर सिंगल कोट्स लगाए तो वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। कैपिटल बी ये भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, पर सिंगल कोट्स नहीं लगाएंगे तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। कोई भी सिंबल से मेरा मतलब अल्फ़ाबेट के अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स होते हैं। ए से जेड तक अल्फ़ाबेट है, उसके अलावा भी बहुत सारे सिंबल्स हैं, वो सब कैरेक्टर कांस्टेंट है। स्पेस भी एक कैरेक्टर कांस्टेंट है, तो अगर आपने केवल सिंगल कोट्स लगाया हुआ है, बीच में एक स्पेस दी हुई है, तो हम बोलेंगे स्पेस कैरेक्टर कांस्टेंट। कोई डिजिट भी कैरेक्टर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे आपने लिखा 2 और उस पर सिंगल कोट्स लगा दिया, तो अब वो इंटीजर नहीं है, अब वो कैरेक्टर कांस्टेंट है। क्या -3 कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं। कैरेक्टर कांस्टेंट की शर्त यह है कि उसमें एक ही सिंबल होना चाहिए। अब -3 में -1 सिंबल है और 3 एक सिंबल है, इसलिए वो कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है। 3.4 ये भी कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, भले ही सिंगल कोट्स लगाए, लेकिन इसमें सिंबल एक से ज़्यादा है। 3 है, पॉइंट है, 4 है, तो 3 सिंबल हो गए, जबकि एक ही सिंबल अलाउड है। अगर हमने किसी का नाम लिखा, जैसे मेरा नाम है सौरभ, और सिंगल कोट्स में लिख दिया, तो ये कैरेक्टर कांस्टेंट नहीं है, क्योंकि इसमें भी एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स आ रहे हैं। तो चलिए, आपको समझ में आ गया कि इंटीजर, रियल और कैरेक्टर क्या होते हैं। तो एक सवाल का जवाब दीजिए, आपका मोबाइल नंबर ये कैसा कांस्टेंट है? यस, ये इंटीजर कांस्टेंट। और मोबाइल में जो बैलेंस है वो कैसा कांस्टेंट है? वो रियल कांस्टेंट है, क्योंकि वो पॉइंट में हो सकता है। आपके घर में कितने लोग हैं? मे बी 4 होंगे, 5 होंगे, 6 होंगे, तो ये क्या है? ये इंटीजर कांस्टेंट है। ओके, आपके शहर का नाम क्या है? आपके शहर का नाम जैसे भोपाल, तो क्या ये इंटीजर है? नहीं। क्या ये रियल है? नहीं, ये तो नंबर ही नहीं है। क्या ये कैरेक्टर कांस्टेंट है? नहीं, क्योंकि कैरेक्टर कांस्टेंट की शर्त है कि उसमें एक ही सिंबल आ सकता है और किसी भी शहर के नाम में एक से ज़्यादा कैरेक्टर्स होंगे। तो एक से ज़्यादा कैरेक्टर कांस्टेंट को मिलाकर एक इंफॉर्मेशन बनी है भोपाल, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग। इसको जनरली हम डबल कोट्स में लिखते हैं। स्ट्रिंग क्या है? सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स।
तो हमने समझा कि स्ट्रिंग कई सारे कैरेक्टर्स को मिलाकर बन रहा है। स्ट्रिंग देखिए सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स की लिस्ट में है, जिसका मतलब है सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स वो कॉन्स्टेंट्स होते हैं जो प्राइमरी कॉन्स्टेंट्स की सहायता से बनते हैं। तो स्ट्रिंग भी तो कैरेक्टर्स को मिलाकर बन रहा है। ये सिर्फ एक ओवरव्यू देने के लिए है कि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, लेकिन इतना समझ में आ रहा है कि सेकेंडरी कॉन्स्टेंट पढ़ने से पहले हमें प्राइमरी कॉन्स्टेंट अच्छे से पता होना चाहिए। अब समझने की कोशिश करते हैं वेरिएबल क्या होता है। पर इससे पहले देखिए कि जब भी हमारा प्रोग्राम रन होता है उसे रैम में कुछ मेमोरी मिलती है। मान लीजिए ये रैम है, हमारे प्रोग्राम को कुछ मेमोरी मिली। प्रोग्राम को जो मेमोरी मिली है, अगर 16 बिट के आर्किटेक्चर की बात करें तो 64 किलोबाइट्स मेमोरी मिली है। हमारे प्रोग्राम को दो खास वजह से मेमोरी मिलती है, एक इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए, दूसरा डेटा को रखने के लिए। इंस्ट्रक्शंस को रखने के लिए जो मेमोरी मिली है उसमें हमारे प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शंस स्टोर हो जाएंगे। बाकी की जगह में डेटा रखा जा सकता है। किसी भी प्रोग्राम के दो अहम हिस्से होते हैं, डेटा और इंस्ट्रक्शंस। इंस्ट्रक्शन क्या है? एक कमांड, एक निर्देश। जैसे 2 नंबर को ऐड करने के लिए हम बोले ऐड करो, तो ऐड करो एक इंस्ट्रक्शन। लेकिन ऐड किसको करो? डेटा तो चाहिए। तो जब तक डेटा ही नहीं होगा ऐड करेंगे कैसे? इसलिए प्रोग्राम में इंस्ट्रक्शंस डेटा को यूज करती हैं। तो इंस्ट्रक्शंस के साथ साथ डेटा की भी ज़रूरत हर प्रोग्राम में होगी। तो ये दो अहम हिस्से होते हैं। अब डेटा कहाँ रखा होगा? तो डेटा भी इसी मेमोरी के अंदर रखा होगा। इस मेमोरी में तो बहुत सारी जगह है, हमें डेटा रखने के लिए थोड़ी सी जगह चाहिए। हमें अपने प्रोग्राम में एक खास लाइन लिखकर कंपाइलर को ये बताना होता है कि हमें कितनी जगह की ज़रूरत होगी डेटा रखने के लिए। तो आप जब कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो पहले ये सोचते हैं कि कितने डेटा को आपको हैंडल करना है। जैसे 2 नंबर को ऐड करने का प्रोग्राम अगर आपको बनाना है तो आपको 2 नंबर्स को हैंडल करना है और उसका एक रिजल्ट आएगा, उसको हैंडल करना है। तो कुल मिला के 3 मेमोरी में जगह चाहिए आपको जहाँ पे आप इन डेटा को रखोगे। तो आप मेमोरी जगह रिजर्व कराते हो। ये रिजर्वेशन कराने के लिए आप अपने प्रोग्राम में एक खास लाइन लिखते हो, जिससे कि कंपाइलर को पता चलता है कि आपको कितनी जगह की ज़रूरत है, और आप उतनी जगह मांगते हो जितनी डेटा को आपको स्टोर करना है। स्टोर करना है तब तक जब तक कि आपका प्रोग्राम रन हो रहा है। ये जो मेमोरी में जगह है, इसको पहचान के लिए एक नाम दिया जाता है, और ये नाम आप अपनी मर्जी से कुछ भी दे सकते हैं। जैसे इन लोकेशंस का नाम दे दिया है ए, बी और सी। तो ए, बी, सी ही वेरिएबल्स कहलाते हैं। तो इस हिसाब से वेरिएबल का मतलब क्या हुआ? देखिए फिजिक्स मैथ्स में आपने पढ़ा होगा कि वेरिएबल वो है जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है। ये बात तो यहाँ पर भी लागू होगी, लेकिन थोड़ा फिजिकली हम समझने की कोशिश करें कि ये क्या है। तो ये मेमोरी में उस जगह को नाम दिया हुआ है जहाँ पे हम डेटा रखने वाले हैं। तो वेरिएबल्स आर द नेम्स ऑफ मेमोरी लोकेशंस वेयर वी स्टोर डेटा। अब ये वेरिएबल्स के नाम क्या रखें, इसके कुछ नियम होंगे। सबसे पहले वेरिएबल के नाम में आप अल्फ़ाबेट, डिजिट और अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल यूज़ नहीं कर सकते। अल्फ़ाबेट यानी ए से जेड तक, चाहे कैपिटल में यूज़ करें चाहे स्मॉल में यूज़ करें। सी लैंग्वेज एक केस सेंसिटिव लैंग्वेज, लेकिन इसका कई स्टूडेंट्स गलत अर्थ निकालते हैं। वो सोचते हैं कि सी लैंग्वेज में सब कुछ स्मॉल लेटर में लिखना ही ज़रूरी है। ऐसा नहीं है। आप अगर कोई चीज़ स्मॉल लेटर में लिखते हैं, यानी जैसे आपने किसी वेरिएबल का नाम स्मॉल ए रखा और किसी वेरिएबल का नाम कैपिटल ए रखा, तो सी लैंग्वेज की नज़र में वो दोनों अलग अलग है। ये मतलब हुआ केस सेंसिटिव होने का। वेरिएबल का नाम आप चाहे जो रखें, पर अल्फ़ाबेट, डिजिट, अंडरस्कोर के अलावा और कोई सिंबल उसमें नहीं होना चाहिए। और पहला सिंबल, वेरिएबल के नाम का पहला लेटर कभी भी डिजिट नहीं हो सकता। कीवर्ड्स, हमने बात करी थी आइडेंटिफायर की। आइडेंटिफायर क्या होता है? स्मॉलेस्ट आइडेंटिफाइंग यूनिट इन द प्रोग्राम।
आपके प्रोग्राम में वो सबसे छोटी इकाई जिसका कोई अर्थ निकलता है वो आइडेंटिफायर कहलाता है। एक प्रोग्राम में बहुत सारी लाइंस होती हैं, हर लाइन में कुछ शब्द होते हैं। एक एक शब्द को सोचिए, हर शब्द एक आइडेंटिफायर है। कंपाइलर हमारे प्रोग्राम को पढ़कर ट्रांसलेट करेगा और ऑब्जेक्ट फाइल बनाएगा। कंपाइलर को हमारे प्रोग्राम के हर शब्द का अर्थ समझ में आना चाहिए, तभी वो उसको ट्रांसलेट कर पाएगा। अगर कुछ शब्द ऐसे हमने इस्तेमाल करे हैं जैसे वेरिएबल का नाम, अब वेरिएबल का नाम तो हम ही डिसाइड करेंगे कि किसी मेमोरी लोकेशन का नाम क्या रखना है। जैसे हमने रख दिया ए, तो अगर प्रोग्राम में मैं ए यूज़ करूँगा, ए लिखूँगा, तो कंपाइलर को ए का मतलब नहीं मालूम है, इसलिए वो एरर देगा। यानी कंपाइलर आपके प्रोग्राम में लिखे हर शब्द को अगर नहीं जानेगा तो वो उसे कंपाइल नहीं कर पाएगा। इसलिए आप हर शब्द का मतलब खुद बताते हैं। लेकिन कुछ शब्द ऐसे भी होते हैं जिनका अर्थ आपको कंपाइलर को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनका अर्थ कंपाइलर को पहले से मालूम होता है। ऐसे शब्दों को हम कीवर्ड्स बोलते हैं। कीवर्ड्स को ही हम प्रीडिफाइंड वर्ड्स या रिजर्व्ड वर्ड्स भी बोलते हैं। सी लैंग्वेज में 32 कीवर्ड्स, मैं बात कर रहा हूँ 16 बिट के आर्किटेक्चर की, तो वहाँ पर 32 कीवर्ड्स आंसी स्टैंडर्ड्स के अनुसार हैं। ये कीवर्ड्स आपकी स्क्रीन पर हैं। इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जैसे हम प्रोग्रामिंग में आगे बढ़ेंगे हमें एक एक शब्द का अर्थ समझ में आने लगेगा और अलग से हमें याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन शब्दों का अर्थ पहले से डिसाइडेड है। आप इन शब्दों का इस्तेमाल वेरिएबल नेम के रूप में नहीं कर सकते। ये शब्द सभी स्मॉल लेटर में हैं और इनका कुछ अर्थ है, इसलिए आप जब भी इनका इस्तेमाल करें अपने प्रोग्राम में तो स्मॉल लेटर में ही लिखें। अगर कैपिटल लेटर में लिखेंगे तो कंपाइलर उसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा।